नमस्कार दोस्तों आज से हम एमपी जीके की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एमपी जीके के प्रश्नों के माध्यम से हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल से यहाँ पर कवर करने वाले। और दोस्तों ये सीरीज आपके लिए एमपीपीएससी, पटवारी, वन रक्षक और पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष किसे घोषित किया गया है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है बरगद के बारे में। तो याद रखना है जो बरगद है, इस बरगद का जो वनस्पतिक नाम है ये आपका फाइकस वेंगलिसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि जो बरगद है, इस बरगद का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है आपका फाइकस वेंगलिसिस। फिर आपसे पूछेगी कि इसकी प्रजाति क्या है, तो इसकी प्रजाति क्या है, तो ये फाइकस है। फिर आपसे पूछेगी कि ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखना है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप जानते हैं कि बरगद पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, इसे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया, तो 1981 यानी 1981 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, अब मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, तो आपने सुना होगा सुक्का दाता सबका साथी, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार है महेश श्रीवास्तव जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महेश श्रीवास्तव जी है ये मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार या फिर यूं कहे कि ये लेखक है। फिर आपसे पूछेगा कि इसकी घोषणा कब की गई ये राजकीय गान मनाने की, तो 26 जुलाई 2011 को इसको मध्य प्रदेश का राजकीय गान मनाया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके रचनाकार कौन है, तो ये महेश श्रीवास्तव जी है जिन्होंने इसको लिखा है। फिर आपसे पूछे कि इसके संगीतकार कौन है, तो इसके संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव। संगीतकार से मतलब जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, तो वो कौन है, तो वो आदेश श्रीवास्तव जी है। फिर आपसे पूछेगा कि जो ये गान है इसको गाया किसने, तो याद रखना ये शान शांतनु मुखर्जी के द्वारा गाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय गान के लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव। इसके गायक कौन है, शान शांतनु मुखर्जी। और इसके जो संगीतकार है वो कौन है, तो वो आदेश श्रीवास्तव जी है। और 2011 में इसे घोषित किया गया है। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आचार्य विनोबा भावे है, इन्होंने जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है वो किसे बनाने की बात कही है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी इन्होंने जबलपुर को बनाने की बात कही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी के रूप में किसे चुना, तो जबलपुर को। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। तो जो जबलपुर है ये मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है और संस्कार राजधानी भी है। दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर में जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो जबलपुर में है। और इसीलिए जबलपुर को न्यायिक राजधानी कहा गया और दूसरा इसे संस्कार राजधानी कहा गया। अगला आता है भोपाल। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंदौर की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी ये कहाँ पर है, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहाँ पर है, इंदौर। फिर अगली आती है आपकी सिंगरौली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। तो याद रखना मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहाँ पर है, सिंगरौली। क्यों, क्योंकि सिंगरौली में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है और सबसे मोटी कोयले की परत भी सिंगरौली में पाई जाती है। फिर बात आती है पंचमढ़ी की। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है मध्य प्रदेश की ये कहाँ पर है, तो ये पंचमढ़ी में। और आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहाँ पर है, तो ये संगीत राजधानी आपकी मेहर में है और मेहर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जितनी भी इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश की राजधानी है उन सबको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो ये बारहसिंगा है। अब बात करें बारहसिंगा की, तो बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका रूसवर्थ डुआउसेली। इंपोर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बारहसिंगा है इस बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपका रूसवर्थ डुआउसेली। फिर आपसे पूछे कि इसकी जो प्रजाति है वो कौन सी है,
तो ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है कि जो मध्य प्रदेश में बारहसिंगा पाया जाता है ये कौन सी प्रजाति का है, तो ये ब्रेडरी प्रजाति का है। फिर आपसे पूछे कि इसका क्षेत्र क्या है, तो याद रखना है जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट के अंतर्गत आता है, उस कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका बारहसिंगा ये पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि इसे कब घोषित किया गया, तो 1981 को इसे घोषित किया गया। अगर डेट पूछे तो याद रखना है जो आपका 1 नवंबर है, 1 नवंबर 1981 को जो आपका बारहसिंगा है इसे मध्य प्रदेश का राज्य की पशु बनाया गया। अब इसमें विशेष बात यह है कि 2017 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंगा द बारहसिंगा के नाम से अपना शुभंकर जारी किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने सबसे पहला अपना शुभंकर जारी किया गया, तो वो है आपका कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कब जारी किया, तो 2017 में जारी किया। फिर आपसे पूछेगा कि इसके शुभंकर का नाम क्या है, तो इसके शुभंकर का नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बना है, ठीक है। अगला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कर्क रेखा है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो आपको ऑप्शन में देगा कर्क रेखा, मकर रेखा, तो आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर आपसे पूछेगा कि ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम, राजगढ़, सीहोर, दमोह, सागर और उमरिया, मतलब उपरोक्त जितने भी जिले आपको दिखाई दे रहे हैं उन सारे जिलों से होकर कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। अब आपको मैंने एक ही बार में पूरे जिले याद नहीं करवाए, तो यहाँ पर हम पहले इनको मैप में देखते हैं ताकि आपको एक ही बार में पूरे जिले याद हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मैप आता है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहला जिला आएगा आपका कौन सा, रतलाम, ठीक है, रतलाम। फिर आएगा आपका कौन सा, रतलाम के जस्ट बगल में आपको उज्जैन देखने को मिलेगा, उज्जैन के फिर ऊपर आपको देखने को मिलेगा आगर मालवा, आगर मालवा के बगल में आपको देखने को मिलेगा राजगढ़, राजगढ़ के बगल में आपको देखने को मिलेगा सीहोर, फिर आता है आपका भोपाल, फिर आपको यहाँ पर एक जिला दिखाई दे रहा है विदिशा, फिर विदिशा के नीचे रायसेन, रायसेन के बाद में आपको सागर दिखाई दे रहा है, फिर आपको दमोह दिखाई दे रहा है, फिर नीचे आएंगे जबलपुर, फिर उसके बाद में कटनी, उसके बाद में उमरिया और उसके बाद में शहडोल। तो ये टोटल 14 जिले हैं जहां से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट कर रहा हूं। अपन चलेंगे सबसे पहले रतलाम, रतलाम के बाद में उज्जैन, उज्जैन के बाद में हम चलेंगे आगर मालवा, फिर राजगढ़, फिर सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, फिर आता है आपका सागर, दमोह, फिर आता है आपका जबलपुर, कटनी और फिर आता है उमरिया, शहडोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि वो कौन सा संभाग है जिसके टोटल मतलब जितने भी उस संभाग में जिले आते हैं उसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप जानते हो कि जो भोपाल संभाग है, इस भोपाल संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, तो टोटल 5 जिले आते हैं और भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब मैं यहाँ पर आपको मैप में दिखाता हूँ। तो पहला तो राजगढ़ जिला आता है, एक आता है आपका यहाँ पर विदिशा, उसके बाद में भोपाल, उसके बाद में रायसेन और सीहोर। तो ये टोटल जितने भी 5 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं इन 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र या कौन से पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो याद रखना है जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है, यहाँ पर जो कर्क रेखा है ये मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो याद रखना है दोस्तों जो उज्जैन जिला है, तो याद रखना है जो उज्जैन जिला है उस उज्जैन में आपका एक मंदिर आता है जिसका नाम है मंगलनाथ का मंदिर। आप सभी ने अगर उज्जैन गए होंगे तो ये मंदिर जरूर देखा होगा। तो जो मंगलनाथ का मंदिर है, इस मंगलनाथ को क्या बोला जाता है, तो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, मंगलनाथ मंदिर में, जो कि उज्जैन में आता है। और ये उज्जैन कहाँ आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है। फिर आपसे पूछेगा कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो इस मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु आपका कहाँ पर है, सागर में। फिर आपसे पूछेगा कि जो भारत है, इस भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो जो भारत का केंद्र बिंदु है ये कहाँ पर है, कटनी है। और कटनी में भी एक स्थान आता है जिसका नाम है करौंदी। तो याद रखना है जो करौंदी है यहाँ पर भारत का केंद्र बिंदु है, सागर में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, और उज्जैन की हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में
राज्य की मछली कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो राज्य की मछली है, ये राज्य की मछली कौन सी है? तो याद रखना है जो महाशीर है, ये महाशीर मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है? तो महाशीर है। अब बात आती है इस महाशीर की, तो इस महाशीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टोर प्यूटिटोरा। इंपोर्टेंट नाम है टोर प्यूटिटोरा। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो महाशीर का वैज्ञानिक नाम है। इसकी प्रजाति कौन सी है? तो इसकी प्रजाति है टोर। इसके अगर पूछे तो ये कहां पर पाई जाती है? तो इस सबसे अधिक नर्मदा नदी में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली किस नदी में पाई जाती है? तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, और खास करके जो खरगोन खंडवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसको कब घोषित किया गया? तो इसको 2011 में मध्य प्रदेश की राज्य की मछली बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो आपका बड़वा है, तो बड़वा किस जिले में आता है? तो ये खरगोन वाले जिले में आता है। और जो बड़वा की हम बात करें तो बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाशीर प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो बड़वा में, जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के जो राज्य की पशु की हम बात करें, पक्षी की हम बात करें, पशु पक्षी और वृक्ष की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश की जो राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष है, इनको कब घोषित किया गया? तो 1 नवंबर सन 1981 को इनको घोषित किया गया। और ये मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी, उस 25वीं वर्षगांठ को पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया 1 नवंबर 1981 को। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। आगे, मध्य प्रदेश के कौन से जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जो अपनी सीमा 2 राज्यों से बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर आंसर देखें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहला आपका बालाघाट, उसके बाद में अगर हम बात करें, सॉरी शिवपुरी लगता है, एक बालाघाट लगता है, और एक आपका अलीराजपुर जिला लगता है। तो टोटल ये तीनों जिले आपके 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं मैप के साथ से आपसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो उनकी संख्या है टोटल 6। अब 6 जिले में सबसे पहला जिला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है मुरैना। ठीक है, तो अगर मुरैना की हम बात करें तो ये जो मुरैना है, ये मुरैना की अगर हम बात करें तो जो मुरैना है ये किस किस से सीमा बनाएगा? तो एक तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर राजस्थान से इसकी सीमा लग रही, और इधर आपकी यूपी से इसकी सीमा लग रही। तो मुरैना की सीमा एक तो राजस्थान से लगेगी, एक किससे लगेगी? यूपी से। फिर आप यहाँ पर दूसरा जिला देख पा रहे हो, ये है आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी भी इधर राजस्थान से लग रहा है और इधर यूपी से लग रहा है। तो अगर हम बात करें दूसरा जिला कौन सा है, तो दूसरा जिला आपका शिवपुरी है, जो कि राजस्थान और यूपी से सीमा बना रहा है। तीसरे जिले की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर तीसरा जिला आपको दिखाई दे रहा है सिंगरौली। तो सिंगरौली की अगर हम बात करें तो जो आपका सिंगरौली जिला है, ये सिंगरौली जिला भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है। ऊपर देखोगे तो यहाँ पर यूपी से लग रहा है, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लग रहा है। मतलब जो सिंगरौली जिला है, एक तो यूपी से लगता है, एक छत्तीसगढ़ से लगता है। फिर यहाँ पर एक और जिला आपको दिखाई देगा बालाघाट। तो बालाघाट यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है और इधर महाराष्ट्र से भी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और जिला यहाँ पर दिखाई देगा आपको अलीराजपुर। तो अलीराजपुर इधर महाराष्ट्र से लग रहा है और ऊपर गुजरात से लग रहा है। तो अलीराजपुर की सीमा किस किस से लगेगी? इंपोर्टेंट है, एक तो गुजरात से लगेगी, एक महाराष्ट्र से लगेगी। अलीराजपुर के जस्ट ऊपर आपको झाबुआ दिखाई देगा। तो झाबुआ की सीमा एक तो गुजरात से लग रही है और इधर आपका राजस्थान से लग रही है। तो झाबुआ की सीमा गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों से लगती है। तो इस प्रकार से टोटल 6 जिले ऐसे हैं जो आपका 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बिल्कुल मैंने मैप में आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? मतलब मध्य प्रदेश में जो सांसद है वो कितने बनाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की, तो मध्य प्रदेश में टोटल आपकी जो 29 है, ये 29 लोकसभा की सीटें। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि जो जितने भी आपके लोकसभा या विधानसभा है, इसमें आरक्षण होता है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? 29 यानी 29। अब इन 29 में से भी अगर हम एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटों पर आरक्षण है, और वहीं अगर हम बात करें एसटी के लिए तो एसटी के लिए टोटल 6 सीटों पर आरक्षण यहाँ पर दिया गया। तो आपसे टोटल पूछे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पर कितने आरक्षण है या कितनी सीटों पर आरक्षण है, तो टोटल 10 सीटों पर आरक्षण है। एससी के लिए कितनी है? तो 4 सीटें। एसटी के लिए कितनी है? 6 सीटें, और टोटल सीटें कितनी है? 29 है।
अब बात आती है मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्वाचित क्षेत्र है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है, तो टोटल 11 सीटें आपकी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें वो कितनी है, तो ये टोटल 230 है विधानसभा की सीटें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछे कि जो विधानसभा की सीटें ये तो 230 है, लेकिन इसमें भी तो आरक्षण होगा। तो इसमें अगर हम बात करें एससी के लिए 35 सीटों पर आरक्षण है और एसटी के लिए हम बात करें तो 47 सीटों पर आरक्षण है। अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल 82 सीटों पर आरक्षण है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में टोटल कितनी है, 230 है, उसमें आरक्षण कितनी सीटों पर है, 82 सीटों पर है। एससी के लिए कितना है, 35 सीटों पर, और एसटी के लिए कितना है, 47 सीटों पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, मध्य प्रदेश एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश क्या है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित राज्य का मतलब क्या है कि माना ये आपका मध्य प्रदेश है, तो इस मध्य प्रदेश के आसपास आपको अनेक राज्य देखने को मिलेंगे इस प्रकार से आसपास, और कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो जो जल है ये जल से सीमा नहीं लगती है। तो ऐसा राज्य जिसकी सीमा जल से नहीं लगती है, ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं, तो ऐसे राज्य भू आविष्टित राज्य कहलाते हैं। अगर पूरे भारत में हम बात करें तो टोटल 5 भू आविष्टित राज्य जिनकी सीमा कहीं से भी जल से नहीं लगती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और एक आपका मध्य प्रदेश भी कैसा राज्य है, तो ये भी आपका भू आविष्टित राज्य है। आगे, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश के राज्य की पुष्प की बात करें तो मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प है सफेद लिली। ठीक है, इसी सफेद लिली को व्हाइट लिली भी बोला जाता है। तो सफेद लिली मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प है। अगर बात करें सफेद लिली की तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिलियम कैंडिमम इसका वैज्ञानिक नाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछे कि इसका कुल कौन सा है, तो ये लीलियस कुल का ये यहाँ पर फूल है। फिर आपसे पूछे कि कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये पुष्प पाया जाता है। ठीक है, सफेद लिली राज्य की पुष्प है। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में कौन कौन सी फसलों की बालियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है, अब आपने कहीं ना कहीं सिक्कों पर या फिर कहीं ना कहीं नोट पर या फिर मध्य प्रदेश की कोई सी भी बुक में आपने इस प्रकार का एक चिन्ह देखा होगा, और ये ही चिन्ह क्या है, तो यही चिन्ह आपके मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह आप देख पा रहे हो। अब आपसे ये पूछा है कि इसमें जो फसलें हैं उन फसलों में इसमें कौन कौन सी फसलों का जिक्र किया गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें 2 फसलें दिखाई देगी आपको, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो इसमें 2 फसलें, एक तो गेहूं की फसल, एक धान की फसल का यहाँ पर जिक्र किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में कौन कौन सी फसलें हैं, तो एक तो गेहूं की फसल है, एक धान की फसल है। फिर आपसे पूछेगा ये यहाँ पर पीछे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो इसमें पेड़ कौन सा है, तो इसमें बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ है जो कि मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है। उसके बाद में बीच में आपको एक सिंह आकृति दिखाई दे रही है। फिर पूछेगा कि ऊपर क्या है, तो ऊपर सत्यमेव जयते लिखा है, सॉरी ऊपर मध्य प्रदेश शासन और नीचे सत्यमेव जयते दिखाई दे रहा है। फिर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में कितने स्तूप आकृति है, तो ये जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये आकृति दिखाई दे रही है, इनको स्तूप बोला जाता है। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो इनकी टोटल संख्या 24 है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाटक है, ये राज्य की नाटक कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक माच। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माच है, ये माच मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक है। फिर आपसे पूछे कि जो माच है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये मालवा वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य माच। ठीक है, तो राज्य की नाट्य माच हो गया। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो मालवा वाले क्षेत्र में प्रचलित है। अब बात आती है एक मैप पर, हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सीमा टोटल 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य है, तो सबसे पहला आता है आपका उत्तर प्रदेश से लगती है, एक तो उत्तर प्रदेश से। दूसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा, राजस्थान से लगती है, राजस्थान से लगती है। तीसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ से लगती है। चौथे नंबर पर नीचे जाओगे सबसे, तो इसके यहाँ पर सीमा महाराष्ट्र से लगती है। और
5वें नंबर पर अगर आप जाओगे तो गुजरात से लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अब यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ लगते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ टच हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के टोटल 13 जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ टच हो रहे हैं। फिर आपसे पूछेगा कि राजस्थान के साथ कितने जिले टच हो रहे हैं, तो राजस्थान के साथ 10 जिले टच हो रहे हैं, 10 जिले। छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले टच होते हैं छत्तीसगढ़ से, और महाराष्ट्र से कितने जिले, तो 9 जिले महाराष्ट्र से टच हो रहे हैं। गुजरात से कितने जिले लगते हैं, तो गुजरात के साथ 2 जिले लगते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन ने जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे साथ बने रहे, इसी प्रकार से आपकी तैयारी को हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।